तो देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की क्या परिभाषा है और उनकी क्या इकाइयाँ होती हैं, क्या उनकी विमाएँ होती हैं। अब बात देखिए, अब ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि उनके बीच में रिलेशन क्या क्या होता है। मोलर चालकता में और तुल्यांकी चालकता में रिलेशन क्या क्या होता है। देखिए मोलर चालकता में और तुल्यांकी चालकता में वही रिलेशन होता है जो मोलरता में और नॉर्मलता में होता है। देखो नॉर्मलता क्या होती है, सबसे पहले आपको मोलरता बताता हूँ कि क्या कहते हैं उसको कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के जो मोलों की संख्या है उसको हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और 1 लीटर विलियन में उपस्थित उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो मोलरता और नॉर्मलता डायरेक्टली रिलेटेड हैं किसी भी वैद्युत अपघट्य के मोल से और उसके तुल्यांक से। तो सबसे बड़ी बात अब यह देखो, आप लोग सब बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और मुझे नहीं पता कि आप लोगों का बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना मतलब आप जानते हो बेसिक्स के बारे में। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं बीएससी सेकेंड ईयर में होने के नाते मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को मोलरिटी और नॉर्मलिटी यानी कि मोलरता, नॉर्मलता, या मैं कहूँ कि वैद्युत अपघट्य के मोल्स और उसके तुल्यांक के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, होनी भी चाहिए। मेरा मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये नहीं बता पाऊँगा कि आपकी व्हाट इज़ द मोलरिटी और नॉर्मलता क्या होती है। फिर मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करता हूँ कि मोल और तुल्यांक में जो रिलेशन होता है वही, अगर जिनको वो रिलेशन क्लियर है तो फिर उनको मोलर चालकता में और तुल्यांकी चालकता में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए मोलर चालकता को मैंने बताया था लैम्डा एम से बराबर लैम्डा ई क्यू इंटू एक्स। ये एक फार्मूला ध्यान रखना। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यहाँ से 101% क्वेश्चन आने वाला है। मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता आपके पास में है, कोई भी एक तो आप दूसरे को पता कर सकते हैं। तुल्यांकी चालकता यदि आपके पास में है तो मोलर चालकता पता कर सकते हैं, और मोलर चालकता है तो आप तुल्यांकी चालकता पता कर सकते हैं। कैसे? लैम्डा ई क्यू बराबर लैम्डा एम अपॉन एक्स। ये दोनों में से एक कोई भी है तो एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये ध्यान रखना है। मोलर चालकता किसकी है? किसी वैद्युत अपघट्य की। किसकी है? वैद्युत अपघट्य। किसी आयन की नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ वैद्युत अपघट्य के बारे में। तो देखिए एक्स क्या है, व्हाट इज द एक्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स क्या है। ज्यादातर केस में, जिन केस में x का वैल्यू 1 होगा, जिस केस में x की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, उस केस में मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का मान एक समान होगा। ध्यान रखना, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से छोटी नहीं हो सकती, ना 0 हो सकती है। x का नोट भी 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसको संयोजकता कारक कहा जाता है। ये डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के लिए x की वैल्यू चेंज होती है। जैसे मैं कहूँ अम्ल के लिए x क्या होगा, तो अम्ल के लिए x वही होता है कि जो उसके द्वारा देने वाले H+ आयनों की संख्या होती है। जैसे मैं कहूँ HCl के लिए x की वैल्यू कितनी होगी? 1। मैं कहूँ H2SO4 के लिए कितनी होगी? 2। मैं कहूँ HNO3 के लिए कितनी होगी? 1। मैं कहूँ आपके पास में H3PO4, तो इसके लिए x की वैल्यू होगी 3। x की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब ये क्यों है? क्योंकि HCl जो है, HCl एक H+ दे सकता है, इसलिए x की वैल्यू 1 है। तो इस केस में HCl के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए, उसकी मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता का मान क्या होगा? एक समान होगा। H2SO4 2 दे सकता है, इसलिए x की वैल्यू 2 है। HNO3 1 दे सकता है, इसलिए 1 है। H3PO4 3 दे सकता है, इसलिए इसके लिए x की वैल्यू कितनी है? 3। सबके लिए अलग अलग होती है। इसी तरीके से मैं कहूँ NaOH, अब NaOH के लिए इसकी परिभाषा चेंज हो जाएगी। इसके लिए क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा चेंज हो जाएगी। किसके लिए? NaOH के लिए। ये अब क्या OH 1 दे सकता है, तो इसका x की वैल्यू 1। जो जिसका गुण है, जैसे अम्ल का गुण होता है H+ देना, क्षार का गुण होता है OH देना, तो जो जिसका गुण है वो कितने दे रहा है नंबर। अगर 1 दे रहा है तो 1 है, 2 दे रहा है तो 2 है, 3 दे रहा है तो 3 है। इस तरीके से मैं कहूँ कि किसी भी आयन के लिए, सोडियम आयन के लिए x की वैल्यू कितनी होगी? +1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। मैं कहूँ सल्फेट आयन के लिए, सल्फेट आयन पे 2 - चार्ज होता है, उसके लिए कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और ये देखो बहुत
मतलब बहुत बड़ा विषय है, मैं ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। एक्स के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी आयन या कोई भी अम्लीय प्रजाति या मैं कहूँ क्षारीय प्रजाति, उसका जैसा गुण होगा वो कितने दे सकता है। जैसे अम्ल H+ कितने दे सकता है तो उससे X डिसाइड होगा, क्षार OH- कितने दे सकता है तो उससे X डिसाइड होगा, आयन पे धनावेश कितना है तो उससे X डिसाइड होगा, ऋणायन पे माइनस चार्ज कितना है तो उससे X डिसाइड होगा। क्लियर है? इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि X की वैल्यू निकाल करके इसे देख सकते हैं। तो अपन इससे क्या है कि आपके पास में तुल्यांकी चालकता है तो आप मोलर चालकता निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने HCl के लिए आपको बोला कि HCl के लिए मान लीजिए कि लैम्डा EQ फॉर HCl इज, सपोज मैंने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया है 298 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। ये ध्यान दीजिए, कई बार आपको सिंपल चालकता भी बोल देगा, ना तो तुल्यांकी बोलेगा ना मोलर बोलेगा, लेकिन फिर भी आप कैसे पता लगाएंगे? उसकी यूनिट से पता लगाएंगे। अगर ये उसकी यूनिट में परमोल आ रहा है तो मोलर चालकता है, अगर उसकी यूनिट के अंदर इक्विवेलेंट आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि वो कौन सी चालकता है? तुल्यांकी चालकता है। तो आप यूनिट से पता लगा लेंगे कि आपके पास में कौन सी चालकता है। ओके, तो आपसे पूछे कि इसकी लैम्डा M कितनी होगी। अब आपको पता है कि इसकी लैम्डा M कितनी होगी। अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए तो आप फॉर्मूला पता है, लैम्डा M इज इक्वल टू लैम्डा EQ इंटू एक्स। अब लैम्डा EQ कितनी है? 298 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होती है? HCl की 1, तो 290, एक्स की वैल्यू 1 है ना HCl के लिए, तो 298 ही आ जाएगी। इस तरीके से 2 है तो 2 के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने पास में अगर मोलर चालकता है तो हम तुल्यांकी चालकता निकाल सकते हैं, तुल्यांकी चालकता है तो मोलर चालकता निकाल सकते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात थी। अब अपन बात करते हैं कि यदि आपको रेस्पेक्टिव आयंस की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता दे रखी है तो फिर हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए भैया ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन देखिए। अब अपन बात कर रहे हैं कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की उसके आयनों से गणना कैसे, रेस्पेक्टिव आयंस। रेस्पेक्टिव आयन का मतलब है उसके आयनों से कैसे उसकी गणना की जाए। कि जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा। इसके लिए देखिए कि पहले मैं आपके लिए इसके लिए फॉर्मुलेशन तैयार कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लैम्डा M निकालनी है उसके आयन से, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ N प्लस फॉर्मूला N प्लस इंटू लैम्डा M ऑफ प्लस आयन प्लस N माइनस इंटू लैम्डा ऑफ M ऑफ माइनस आयन। क्या मतलब? इसका मतलब समझेंगे। और लैम्डा EQ पूरे विद्युत अपघट्य की बराबर लैम्डा EQ ऑफ प्लस आयन प्लस लैम्डा EQ ऑफ माइनस आयन। समझेंगे इस बात को। देखिए यहाँ पे लैम्डा M है, ये जो लैम्डा M है ये पूरे विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है, और ये जो है लैम्डा M प्लस, ये उस विद्युत अपघट्य में जो धनायन होगा। जैसे NaCl है तो NaCl की मोलर चालकता को तो मैं इससे प्रेजेंट करूँगा, और Na प्लस की मोलर चालकता को इससे प्रेजेंट करूँगा क्योंकि वो प्लस आयन है, और Cl माइनस की मोलर चालकता को इससे प्रेजेंट करूँगा। तो अगर आपको Na प्लस की क्वेश्चन में और Cl माइनस की दे रखी है मोलर चालकता, और आपसे कहें कि NaCl की मोलर चालकता क्या होगी, तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। वो तो पहले वाला फॉर्मूला तो क्या था कि NaCl की तुल्यांकी चालकता या NaCl की मोलर चालकता आपको दे रखी हो, और फिर आपको कोई दूसरी मतलब तुल्यांकी चालकता दे रखी हो तो मोलर चालकता पूछ ले, या मोलर चालकता दे रखी हो तो तुल्यांकी चालकता पूछ ले। और इसमें क्या है कि उसके आयंस की दे रखी हो मोलर चालकता या मोलर चालकता दे रखी हो Na प्लस की और Cl माइनस की, फिर आपसे पूछे NaCl की क्या होगी। और यहाँ पे N प्लस और N माइनस क्या है, ये देखिए N प्लस एंड N माइनस क्या होंगे, ये है आयनों की संख्या। आयनों की संख्या, ये आयनों की संख्या होगी कि उस विद्युत अपघट्य को बनाने के लिए कितने आयनों की संख्या जरूरत है। एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपके पास में उसने Na प्लस की लैम्डा M,
देखिए मैं आपको फिर बता दूं, कभी भी इस सिंबल से ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये मोलर चालकता है कि तुल्यांकी चालकता, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है आपको एम लिखे कि नहीं लिखे, EQ लिखे कि नहीं लिखे। इसलिए आप ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे इसकी यूनिट पे। अगर यूनिट में परमोल लिखा हुआ है तो उस आयन की मोलर चालकता है, EQ माइनस लिखा हुआ है तो उसकी तुल्यांकी चालकता है। ये उसने आपको दे रखी है 50 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। और आपको सल्फेट आयन की भी दे रखी है इसने, मोलर कंडक्टिव, जरूरी नहीं एम लिखे, नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं। और उसने दे रखी है 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे रखी है दोनों। और आपसे ये पूछ लिया कि Na2SO4 की Na2SO4 की मोलर चालकता ज्ञात करो। मोलर चालकता आपसे पूछ ली। अब आप क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको पता है, सबसे पहले आप ये देखिए कि Na2SO4 जो है वो बनता कितने आयनों से या कितने में टूटता है। मैं कह सकता हूँ 2Na प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि N प्लस की वैल्यू तो आ गई 2 और सल्फेट की वैल्यू आ गई 1। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ N प्लस बराबर 2 और N माइनस बराबर 1। एक सल्फेट आयन और 2 Na प्लस आयन। अब आप देखिए, आपको कुछ ही नहीं करना, लैम्डा M बराबर कितना हो जाएगा, N प्लस की वैल्यू यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं N प्लस की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सोडियम की कितनी थी, सोडियम की आपकी वैल्यू थी 50, ठीक है, प्लस N माइनस की वैल्यू कितनी है 1 इंटू इसकी सल्फेट की वैल्यू कितनी थी 160। क्लियर है भाई सब लोगों को। तो ये कितना हो गया 100 प्लस 160, तो बराबर कितना हो गया ये 260 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये आपका आंसर। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये गड़बड़ मत कर देना कि आपको मोलर चालकता निकालनी है तो आपके पास में उसके आयंस की, रेस्पेक्टिव आयंस की मोलर चालकता ही होनी चाहिए। समझिए इस बात को ध्यान से, मोलर चालकता आयन की है और मोलर चालकता आप उस इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हैं। अगर आपके पास में तुल्यांकी चालकता आयंस की है तो आप तुल्यांकी चालकता निकालिए उसकी विद्युत अपघट्य की। अब आप कहोगे कि सर हमारे पास में सपोज कीजिए तुल्यांकी चालकता है आयनों की और हमसे पूछ ले मोलर चालकता, उसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। अभी रुकिए आप लोग, अब देखो अपन बात करते हैं इसके बाद में तुल्यांकी चालकता के लिए। अब सपोज कीजिए तुल्यांकी चालकता को का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी जैसे मान लीजिए आपको पोटेशियम के लिए उसने दे दी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो कितनी है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, 40 सीमेन। देखो ओम की जगह सीमेन भी होता है, जो चालकता का यूनिट होता है वो ओम इनवर्स भी होता है और सीमेन भी होता है, वो ठीक है। और इक्विवेलेंट इनवर्स और CO3 की भी इक्विवेलेंट, ये यहाँ से देखिए आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है आयन की, ये CO3 -2 की है, ये आपको उसने दे रखी है 130 और यही यूनिट है। और अब आपसे पूछ ली लैम्डा EQ ऑफ K2CO3, ये आपसे पूछ लिया गया सपोज कीजिए। तो आप क्या करेंगे, उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें N प्लस और N माइनस कुछ भी नहीं होता, कितने आयन है उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपल। आपने फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया ना कि लैम्डा EQ बराबर लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस, ये सिंपल सा फार्मूला होता है। तो आप सिंपल ये लिखेंगे 40 प्लस 130, कितने भी हैं K2CO3 बनाने में 2 किया आते हैं, CO3 एक आता है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, 170 आ जाएगी। और आपके ये सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इंडक्शन, ये ध्यान रखें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है और मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही निकाली है। अब आप कहोगे कि नहीं सर हमें तो K2CO3 की वो चाहिए, क्या कहते हैं उसको, मोलर चालकता चाहिए, और आपको दे रखी है ये इक्विवेलेंट चालकता है, उल्टा दे रखा है, तो आप कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप इनसे यही निकालेंगे, ध्यान रहे पहला फॉर्मूला यही है, उसके बाद में आप क्या करो, ये फॉर्मूला काम में ले लो, कौन सा वाला, लैम्डा M, ये फॉर्मूला बताया ना मैंने आपको, लैम्डा EQ इंटू एक्स, ये वाला जो फर्स्ट में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब आपके पास में 170 आ गया इक्विवेलेंट करने इंटू
x। अब x की वैल्यू कितनी होगी K2CO3 के लिए? तो देखो मैंने आपको अम्ल के लिए बताया, क्षार के लिए बताया, लेकिन मैंने आपको इसके लिए नहीं बताया। किसके लिए? लवण के लिए x कैसे निकालते हैं? तो रुकिए, देखो लवण के लिए कैसे निकालते हैं कि उस लवण में उपस्थित या तो धनायनों की संख्या या फिर टोटल ऋणावेश, या तो कुल धनावेश या कुल ऋणावेश। जैसे मैं कहूँ NaCl में कुल धनायन या कुल ऋणायन, एक ही बात है, दोनों का सेम आंसर आएगा। Na पे +1 चार्ज है, Cl पे माइनस, दोनों को नहीं गिना, केवल एक को, या तो धनावेश को या फिर ऋणावेश को। तो Na पे +1 है, चाहे Cl को देख लो -1 है, तो इसका x फैक्टर 1 आएगा। अगर मैं कहूँ K2SO4, तो देखो सल्फेट पे -2 होता है, तो इधर से निकाला तो 2 आया। K पे कितना होता है? +1 होता है, लेकिन K कितने हैं? 2 हैं, तो दोनों मिलके कुल धनावेश कितना होगा? 2। तो K2SO4 के लिए 2 आएगा, या तो धनावेश कुल या कुल ऋणावेश। K2CO3 के लिए देखो, CO3 पे -2 होता है, K पे कितना होता है? +1 होता है, +1 होता है, लेकिन K कितने हैं टोटल? 2। तो +1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 आएगा। CO3 अकेला है, उस पर भी 2 है, तो उसके ऊपर भी कितना जाएगा? 2। तो यहाँ पे 170 गुणा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 340। ये आपकी मोलर कंडक्टेंस हो जाएगी किसकी? K2CO3 की। तो मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि अगर आपको आयनों की मोलर चालकता दे रखी है तो आप पहले आयनों के उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ही निकालिए। अगर आपको आयनों की तुल्यांकी चालकता दे रखी है तो भी आप विद्युत अपघट्य की पहले तुल्यांकी चालकता ही निकालिए। अगर उल्टा पूछता है तो फिर आप इस फॉर्मूले को काम में लेते हुए आप मोलर चालकता को तुल्यांकी चालकता में कन्वर्ट कर सकते हैं और तुल्यांकी चालकता को मोलर चालकता में कन्वर्ट कर सकते हैं।